Hello and welcome back to our channel, your class chemistry, class 12 physics, chapter number 12, atoms, and we are continuing this chapter. And from lecture number 3, नया टॉपिक हमारे पास है दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज. लास्ट टाइम पे इन वीडियो लेक्चर नंबर 2 हमने देखा था कि जो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वो कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम अपना देता है कि एक पर्टिकुलर एटम है, हमारे पास पर्टिकुलर एटम एलिमेंट है, उसका कुछ स्पेक्ट्रम होगा. And that spectrum is categorized into two spectrum, that is emission spectrum and absorption spectrum. Emission spectrum में हमें colors visible होते थे, जबकि absorption spectrum में हमें black line in place of colors show होते थे. अब जो हमारे पास पहला स्पेक्ट्रम बनाया गया दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है. सो द वेरी सिंपलेस्ट एटम हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है तो उसका स्पेक्ट्रम भी सिंपलेस्ट ही बनेगा. दैट्स द हाइड्रोजन वाला स्पेक्ट्रम. जब हाइड्रोजन पे हमने जो एमिशन स्पेक्ट्रम वाला कॉन्सेप्ट लगाया तो हाइड्रोजन पे कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम आने वाला है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो वहां पर जो सबसे पहली हमें ब्लैक लाइन मिली वो मिली 656.3 नैनोमीटर पर, जो कि फॉल करती है इन द रेड में फॉल करती है. एंड दैट लाइन इज कॉल्ड हाइड्रोजन अल्फा. H अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया गया. सेकेंड लाइन हमारी 486.1 नैनोमीटर पर इन द ब्लू ग्रीन रीजन में फॉल करेगी एंड दैट लाइन इज कॉल्ड द H बीटा. थर्ड लाइन हमारी H अल्फा जो है वो 434.1 नैनोमीटर में फॉल करेगी. वेवलेंथ उसकी ये होगी, दैट विल फॉल इन द वॉयलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड सो ऑन. और काफ़ी हमें एक पर्टिकुलर रेंज में ये लाइंस मिलनी शुरू होगी. एक स्पेक्ट्रम ये बन गया कि ये ब्लैक लाइंस हल्की होते होते हमें यहाँ तक H इन्फिनिटी तक मिलनी शुरू होगी. जहाँ से बहुत कम होनी शुरू हुई दैट इज H डेल्टा, एंड जहाँ पर बहुत सारी लाइनें ज़्यादा हो गई दैट इज H इन्फिनिटी. दैट इज अ सीरीज. अब इस सीरीज को जब हमने पाया, रदरफोर्ड ने भी पाया, तो देखने पर पहली बार तो सीरीज मिल गई, एलिमेंट्स का ही पता चल गया हमें कि कौन से एलिमेंट्स हमें मिलने वाले हैं. लेकिन एट सीइंग द फर्स्ट ऑब्जर्व जो किया रदरफोर्ड ने, उनको कोई इसमें रिजेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर मतलब रिजेंबल, इसकी स्थिरता नहीं दिखी और रेगुलरिटी नहीं दिखी स्पेक्ट्रम लाइन में. कभी ये किसी वेवलेंथ की आ रही है, कभी इसमें स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है. लेकिन बाद में जब इसको एनालाइज किया गया फ्रॉम द साइंटिस्ट, क्योंकि पहली बार देखने पर, ऑब्जर्व करने पर इसकी अच्छी कुछ पकड़ नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहली बार देखने पर रदरफोर्ड ने इसको पा लिया, सब कुछ देख लिया कि हाइड्रोजन का आइटम है, ऐसे आएगी, ऐसे लाइंस आएगी, लेकिन कुछ ज़्यादा पकड़ में उनके आया नहीं. उसके बाद हमारे पास जब देखा गया फ्रॉम दैट स्पेक्ट्रम, वन थिंग इज ऑब्जर्व दैट द स्पेसिंग जो रिड्यूस हो रही है वो रेगुलर वे में रिड्यूस हो रही है. यानी कि एक लाइन है, फिर उसके बाद जो लाइन कम हो रही है वो एट लेंथ वो रेगुलर पैटर्न में आ रही है विद इन सर्टेन सेट्स. मतलब किसी 2-3 लाइन को अगर हम मैच करें तो 2-3 लाइन के बाद वही पैटर्न जो है चल रहा है. लेकिन रदरफोर्ड इनका पूरा अंदाजा नहीं लगा पाए. अब इन सेट्स हमें मिल रहे हैं, इस सीरीज की जो स्पेक्ट्रल सीरीज में सेट्स मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल सीरीज. अब ये जो हमें हाइड्रोजन एटम मिले, इसके कुछ रेगुलर पैटर्न्स को जो रिपीट होंगे रेगुलर वे में, उस ईच सेट को हम कहेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज. रदरफोर्ड इतना इसके बारे में पता लगा नहीं पाए, इसी वजह से अब आगे जो इसकी ऑब्जर्वेशन की गई वो 1885 में की गई. और जो इस सीरीज को ऑब्जर्व करने वाले थे वो एक और फिजिक्स थे, दैट इज द नेम जॉन जैकोब बाल्मर ने 1885 में इसको फर्स्टली ऑब्जर्व किया इस सीरीज को, और इसके बारे में अपना एक एम्पेरिकल फॉर्मूला उन्होंने दिया. एंड ही ऑल्सो सेड दैट द लाइन्स अपीयर क्लोज टुगेदर आर वीकर इन इंटेंसिटी. जो लाइन क्लोजर ज़्यादा हो रही है वो इंटेंसिटी में वीकर है. और ये भी बताया कि ये जो स्पेक्ट्रम आएगा ये विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आएगा. हाइड्रोजन में भी विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए ये
एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर जो स्पेक्ट्रम हमें दिखा है जो विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है. ऑल्सो ही प्रपोज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द ऑब्जर्व वेवलेंथ एंड वी हैव टू लुक आउट दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. The series observed is also can be called as Balmer series, and that is the empirical formula that is given by Balmer. That is 1 upon lambda is equal to r into 1 upon 2 square minus 1 upon n, और n 3, 4, 5 and so on ले सकते हैं. लैम्डा हमारी वेवलेंथ होगी, r जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया. रिडबर्ग भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस फॉर्मूला पे काम किया, एंड दैट gave the constant 1.097 into 10 raised to power 7 meter inverse, and this equation is also called the Balmer equation. So ये हमारे पास in the visible region की जो लाइट होती है, विब्ग्योर लाइट होती है, उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है. So now let us look out the another formula that is valid for another waves in the spectrum, that is infrared, ultraviolet and another waves. So there are the different series. Balmer series we already covered, जिसमें r is equal to 1 upon 2 square minus 1 upon n square visible region के लिए valid है, and n can be vary from 3 to onwards. And next is the Lyman series, UV region के लिए valid है सिर्फ ये, and that formula is 1 upon lambda is equal to r into 1 upon 1 square minus 1 upon n square, and n can be vary from 2 and so on. n can 2, 3, 4 and so on कहीं भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज पास्चन सीरीज. पास्चन सीरीज सिर्फ इंफ्रारेड वेव्स के लिए ही वैलिड है, एंड दैट फॉर्मूला इज 1 upon lambda is equal to r into 1 upon 3 square minus 1 upon n square, and n can vary from 4, 5, 6 and so on. अब यहाँ पर r जो तीनों में आया है वो सेम ही है. रिडबर्ग कांस्टेंट दैट वैल्यू इज 1.097 into 10 raised to the power 7 meter inverse. Another series is bracket series. Bracket series के लिए वही फार्मूला, that is 1 upon lambda is equal to r into 1 upon 4 square minus 1 upon n square, and n can vary from 5, 6, 7 and so on. ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड्स के लिए, इंफ्रारेड वेव्स के लिए ही वैलिड है. द लास्ट सीरीज इज पीफर्न सीरीज, एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज 1 upon lambda is equal to r into 1 upon 5 square minus 1 upon n square. n can be vary from 6, 7, 8 and so on. So that series is that five series are responsible for that waves. बार्मर सीरीज विजिबल रीजन के लिए, लाइमर सीरीज यूवी रीजन के लिए, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड के लिए, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड के लिए एंड सो ऑन के लिए पीफर्न सीरीज हमारी वैलिड रहेगी. तो दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो नाउ लेट अस लुक आउट द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब जो हमारे पास अर्न्स्ट रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड के भी एक स्टूडेंट बोहर, उन्होंने आगे अपना मॉडल बनाया नहीं, सिर्फ अपने पोस्टुलेट्स दिए जिसका साइंटिफिक प्रूफ उनके पास नहीं था. सिर्फ हमने पोस्टुलेट बताया कि ये होता है एटम में, उनके पास अपना साइंटिफिक प्रूफ या एक्सपेरिमेंट नहीं शो किया था. नाउ लेट अस लुक आउट द बोहर पोस्टुलेट ऑफ द मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. So there are the Bohr model of atoms and postulates. बोहर ने जो मॉडल बनाया था, रदरफोर्ड ने जो मॉडल, सो आफ्टर द रदरफोर्ड मॉडल बोहर ने अपना मॉडल प्रपोज किया. दैट मॉडल इज इन अगेंस्ट द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें बताया था कि एटम्स जो है विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. अब एटम जब रिवॉल्व करेगा अराउंड, वो ऐसा तो नहीं है कि इन्फिनिटी तक रिवॉल्व करता रहेगा. एटम का ये होना चाहिए कि जो एटम में एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के जब रिवॉल्व करेगा उसके अराउंड, देन इट विल रिवॉल्व अराउंड एंड आफ्टर सम टाइम द एनर्जी विल कंज्यूम, क्योंकि रिवॉल्व करने में उसकी एनर्जी लग रही है. अब एनर्जी कितनी है? इन्फिनिट एनर्जी तो है नहीं वो इलेक्ट्रॉन के पास. अब इलेक्ट्रॉन के पास लिमिटेड एनर्जी होने के कारण
इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्वेशन है वो लाइक स्पाइरल हो जाएगा अंटिल लास्ट देन इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जो उसकी रिवॉल्यूशन का सर्कुलर मोशन है वो सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, वो स्पाइरल होके एट लास्ट इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये थ्योरी की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल कुछ कमजोर पड़ा। अब उसके बाद जो बोहर ने अपने मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स दिए एंड दैट आर द 3 पोस्टुलेट दैट आर गिवन बाय बोहर। अपने टीचर के मॉडल को ही उन्होंने आगे मॉडिफाई किया एंड दैट 3 पोस्टुलेट आर गिवन बाय बोहर, नील्स बोहर। So number 1 is that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy। अब पहला जो हमारे पास पोस्टुलेट आता है वो ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस जो रिवॉल्व करेगा वो कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है, यानी कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है, एक सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जिसमें वो रिवॉल्व करेगा और वहाँ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने की वजह से उसका एनर्जी एफिशिएंसी, जो एनर्जी की खपत, जो एनर्जी जो खर्च होगी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, एनर्जी खर्च नहीं होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। और इसी पोस्टुलेट से हमें ये पता चलता है कि हर एक एटम के पास एक सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स होंगी, सर्टेन ऑर्बिट्स होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाने के साथ साथ एनर्जी बिल्कुल भी उसमें कम नहीं होगी। एंड ईच पॉसिबल स्टेट हैज़ अ डेफिनेट टोटल एनर्जी। दीज आर कॉल्ड द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम, क्योंकि यहाँ पर जो एटम है अपने स्टेशनरी स्टेट्स में रहेंगे, यहाँ पर उस ऑर्बिट से ना बाहर जा सकते हैं और उस ऑर्बिट में चक्कर लगाने की वजह से एनर्जी का खर्चा नहीं होगा। नंबर 2 postulate that says that electron will revolve around nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of n upon 2 pi with h upon 2 pi where h is the Planck's constant। अब ये दूसरी शर्त जो रखी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल n इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जैसे कि जहां पर एंगुलर मोमेंटम इस मल्टीपल का होगा, वही ऑर्बिट्स में। पहली शर्त रखी कि उन ऑर्बिट में जहां पर एनर्जी नहीं कम होगी इलेक्ट्रॉन की, एंड दैट सेकंड वेल ओनली दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। थर्ड पोस्टुलेट विल से दैट इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इज स्पेसिफाइड non-radiating orbit to another of lower energy. If we do so, a photon is emitted having energy equal to energy difference between initial and final state। अब इस पूरे पोस्टुलेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ट्रांजिस्ट करता है फ्रॉम वन ऑफ स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर, यानी कि एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है, लेट अस एज्यूम एक ऑर्बिट में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, लेट अस एज्यूम कि एज्यूम दिस इज अ न्यूक्लियस और ये हमारी 2 ऑर्बिट्स है नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट पर जहाँ एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन है अपर ऑर्बिट में, उसको लोअर ऑर्बिट में आना है, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में उसको आना है। अब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एमिट करेगा और फोटोन के पास एनर्जी होगी, फोटोन के पास एनर्जी होती है, तो फोटोन के पास एनर्जी उतनी होगी जितना डिफरेंस इनिशियल और फाइनल स्टेट की एनर्जी में है। जितनी 2 ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस है उतना ही एनर्जी फोटोन के पास
होगी। और ये प्रोसेस तब भी होगा अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के एक ट्रांजिशन से दूसरी, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांसिट करा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर वापस आना चाहता है तो वो फोटोन एमिट करेगा अपने में से, एंड देन द फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एनर्जी एंड द फाइनल एनर्जी स्टेट, एज मच लाइकली द फॉर्मूला सेज। इस थर्ड पोस्टुलेट का फॉर्मूला हमारे पास ये है, h mu, h is the Planck's constant, mu is the frequency of the photon, equal to energy of initial state minus energy of final state. One thing is noted that कि एनर्जी जो इनिशियल स्टेट की है वो हमेशा एनर्जी फाइनल स्टेट से ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एज ऑर्बिट इज इंक्रीजिंग तो एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इनिशियल स्टेट की एनर्जी जो है हमारे पास, अपर स्टेट की एनर्जी जो कि ये स्टेट है हमारे पास, इस स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये फाइनल स्टेट में जो जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन आना चाहता है उस स्टेट की एनर्जी कम होने वाली है। सो नाउ लेट अस लुक एट द फाइनल या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ दिस फॉर्मूलाज। जो सेकंड पोस्टुलेट से हमें कुछ फॉर्मूलाज मिले हैं उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लेट्स सी अबाउट दैट। सो इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हमें इसका बोहर का सेकंड पोस्टुलेट कंसीडर करना है। सो नाउ कंसीडरिंग बोहर सेकंड पोस्टुलेट, तो हमें उसमें पता था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π गिव्स अस दैट nh/2π इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम। और हमारी प्रायर नॉलेज इन द क्लास 11 वी हैव स्टडीड दैट l एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है दैट mv/r, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। सो बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, दैट एंगुलर मोमेंटम और जो nh/2π इक्वल है। सो फॉर एन हाइड्रोजन एटम, सिंपलेस्ट ही चलेंगे, हाइड्रोजन एटम लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए मास, वेलोसिटी एट द nth ऑर्बिट, रेडियस एट द nth ऑर्बिट, और जो हमारे पास बोहर का पोस्टुलेट था कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम। तो एक तरह से हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड फ्रॉम हमारे प्रायर नॉलेज इसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट v इज इक्वल टू e/√of 4πε0 m/r। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी इसी चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी nth ऑर्बिट की है एंड रेडियस भी nth ऑर्बिट की है, सिर्फ इतना चेंज है, सिर्फ इतना चेंज है। अब इस प्रायर नॉलेज को हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में। सो Vn की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो द फॉर्मूला विल मॉडिफाई इनटू दिस, Rn इज इक्वल टू n² m h/2π का होल स्क्वायर एंड देन 4πε0 e²। दैट्स इट। सो अगर हम Vn की वैल्यू पुट कर दें तो दैट मीन्स दैट n² इज द ऑर्बिट नंबर, और m मास हो जाएगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, एंड देन परमिटिविटी हमारे पास है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सो इन सारी क्वांटिटीज में हमारे पास सिर्फ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट ही जरूरी है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला कैन बी रिटन एज द कंप्रेस्ड फॉर्म दैट n and x, the whole equation can be look as n² x, कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब Vn की वैल्यू तो पुट कर दी, अब यहाँ पे Rn की वैल्यू हमारे पास आई, तो Rn की वैल्यू हमने पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, एंड द मॉडिफाइड फॉर्मूला विल लुक लाइक दिस, दैट Vn इज इक्वल टू 1/n e² अपॉन 4πε0 इंटू 1/h/2π। और इस फॉर्मूला में भी e² चार्ज है, 4π कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π दैट इज कांस्टेंट। सो इस फॉर्मूले के साथ भी वही फंडा है कि n से हमें वेलोसिटी और n से ही हमें रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पता चल जाएगा। एंड द टू थिंग्स फ्रॉम दिस टू फॉर्मूलाज, तो हमारे पास कुछ दो चीज़ें आई हैं इन फॉर्मूला से, दैट फ्रॉम दिस वी गेट दैट वेलोसिटी फॉल्स बाय 1/n, कि अगर हम
एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव करें तो वेलोसिटी 1/n से डिक्रीज होगी, और अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करते हैं सो रेडियस इंक्रीज नॉट फॉल्स इंक्रीज बाय n स्क्वायर। वेलोसिटी फॉल करेगी लेकिन रेडियस नहीं फॉल करेगा, रेडियस इंक्रीज में जा रहा है क्योंकि n स्क्वायर में जा रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो एस ऑन गोइंग, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा हमारे पास। So that means the velocity falls by 1/n and radius by n square increase हो जाएगा। एक ऑर्बिट बढ़ा देते हैं तो इंक्रीज हो जाएगा, 1/n में है तो कम होता जाएगा। जैसे 1/10 that is 0.1 and 1/100 gives us 0.01। So radius 1/n में, velocity 1/n में तो डिक्रीज होगी, रेडियस n स्क्वायर में है तो इंक्रीज होगी, एंड वेलोसिटी 1/n में है सो इट विल डिक्रीज। सो लेट्स कंटिन्यू बाय दिस होल इक्वेशंस। अभी और भी इक्वेशंस हैं हमारे पास, सो लेट्स कंटिन्यू बाय दैट। सो अब Rn को हमने ले लिया, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन m h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ओपन कर लिया हमने, एंड देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन e स्क्वायर। सो 4 पाई एंड देन 4 पाई इज गॉट अ कैंसल, पाई स्क्वायर था तो पाई रह जाएगा, एंड देन द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला दैट गिव्स अस Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर परमिटिविटी एंड देन अपॉन पाई m e स्क्वायर। ऑल वैल्यूज आर नोन एक्सेप्ट द n। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिंपल हाइड्रोजन एटम के लिए n हमारे पास होगा 1, तो 1 स्क्वायर गिव्स अस 1। अब r 1 है, n क्योंकि 1 ले लिया, r1 इज इक्वल टू h स्क्वायर इनटू परमिटिविटी अपॉन पाई m e स्क्वायर, एंड दैट रेडियस इज आल्सो नोन एज a नॉट से भी डिनोट करते हैं, एंड दैट रेडियस इज नोन एज बोहर रेडियस। अब सारी वैल्यूज नोन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी, पाई, एंड देन मास, एंड देन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सब वैल्यूज नोन है, सब वैल्यूज को पुट कर दिया, एंड देन द बोहर रेडियस इज दिस, द a नॉट इज इक्वल टू 5.29 into 10⁻11 मीटर, दैट इज कॉल्ड द बोहर रेडियस। अब जो हमारे पास एनर्जी आई थी, एनर्जी, नाउ लेट अस फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी तो एनर्जी फाइंड आउट भी करनी है हमें। अब फ्रॉम आवर प्रायर नॉलेज अगेन इक्वेशन हमारे पास थी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू E माइनस ई स्क्वायर, ई टोटल एनर्जी है हमारे पास, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पर r हमारे पास है, r की इक्वेशन जो पूरी की पूरी इक्वेशन है उसको यहाँ पर डाल देंगे। सो r इज इक्वल टू 1/r है, इसलिए इस इक्वेशन को रिवर्स करके हम डालेंगे। E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एंड माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर 2 पाई अपॉन h का होल स्क्वायर e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस मच होल इक्वेशन इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और ये पूरी की पूरी इक्वेशन सिर्फ एक n पर डिपेंडेंट है, बाकी सारी वैल्यूज नोन वैल्यूज हैं। अब ये इक्वेशन काफ़ी बड़ी सी लग रही है, तो इसमें से कुछ कैंसिल आउट करके और हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका शॉर्टेस्ट इक्वेशन क्या बनने वाला है। सो आफ्टर कैलकुलेशन द एनर्जी इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई यहाँ कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर था तो पाई यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू माइनस एम ई की पावर क्वाड, यानी कि ई की पावर 4, क्योंकि ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, एंड अपॉन में 8 परमिटिविटी का स्क्वायर, n का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर, एंड दैट इट्स होल मच इक्वेशन सिंगली डिपेंडेंट ऑन n। अब n जो ऑर्बिट होगा उसी ऑर्बिट के मुताबिक हमारी एनर्जी आने वाली है। एंड इन द होल इक्वेशन द m मास नोन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नोन है, परमिटिविटी नोन है, h नोन है। सो इन सारी वैल्यूज को पुट करते हुए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर।
So that mini equation will be used in without. So not revising the bigger formula, we have the compact form of it, that En is equal to minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 जूल अपॉन n स्क्वायर. कि n पता है तो एनर्जी हमें डेफिनेटली है कि पता चल जाएगी. अब इसकी भी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 जूल के इक्वल है. So the En is equal to minus 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट में ये सिचुएशन हमारी बन जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोवोल्ट में भी हम एनर्जी का कंपैरिजन जूल से करवा सकते हैं. अब जो हमारे पास एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी जो होगी वो इन्फिनिटी पर हमारी होगी. हाईएस्ट एनर्जी, बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव है. पहले भी हमने किया हुआ है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो आ रही थी वो नेगेटिव एनर्जी आ रही थी. तो नेगेटिव एनर्जी तो है वो इलेक्ट्रॉन बाउंड है. अब इलेक्ट्रॉन को अगर जाना है तो एनर्जी मैक्सिमम देनी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर r इन्फिनिटी पर है, रेडियस इन्फिनिटी है, देन द एनर्जी विल बी एट इन्फिनिटी. और इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेशन छोड़ के चला जाएगा और इन्फिनिटी पर चला जाएगा. इलेक्ट्रॉन भी इन्फिनिटी पर चला जाएगा. तो द हाईएस्ट एनर्जी इज 0, तो n उसके लिए इन्फिनिटी एंड देन r इज ऑल्सो एट इन्फिनिटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एनर्जी से बाउंड है. इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसके पास है. सो इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि जितनी एनर्जी इसके पास नेगेटिव है उतनी पॉजिटिव दे दी तो एनर्जी जीरो हो गई. एनर्जी जीरो हो गई देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट मोर बाउंडेड, इट विल एक्ट एज फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन जाकर वो इन्फिनिटी पर पोजीशन अपनी ले लेगा. एंड दैट्स कंक्लूड्स विद द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये. And that's summarize the whole video. I hope you all will understand the topics covered in this video, especially this Bohr model of atoms and their postulates. I hope you all will understand that. And the spectral series covered before that. So that's the summarization of the video. I hope you all like the video, comment the video and share this video. So thank you so much.